हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्स। माई सेल्फ कोमल। आज हम जो है वो कैरोलाइन एज को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जैकोबियन एज तक पूरा अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जैकोबियन एज में बिल्कुल डार्क थीम हो गया था और बहुत ज़्यादा जो है वो लिटरेचर में चेंजेस आ गए थे एलिज़ाबेथन एज से। आज की जो क्लास है उसमें हम कैरोलाइन एज को डिस्कस करेंगे, जो कि जैकोबियन एज के बाद का जो है वो एज है, एरा है, ठीक है? और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी हिस्ट्री रही, इसके अलावा कैसे ये स्टार्ट हुआ, ये एज स्टार्ट हुआ और इसके अलावा इसमें कौन-कौन से मेजर राइटर्स हैं, कैसा वर्क लिखा जा रहा था और इसमें क्या-क्या मेजर थीम्स थे, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है वो कैरोलाइन एज पे है और आज की वीडियो में हम कैरोलाइन एज को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ जैकोबियन एज के वीडियो को और एलिज़ाबेथन एज की वीडियो को ज़रूर देखें, बिकॉज़ अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को क्रोनोलॉजी में नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि लिटरेचर में ओवरऑल चेंजेस कैसे आ रहे थे, ठीक है? तो आपको सारी वीडियोज़ देखनी चाहिए अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको सब कुछ पता भी है, फिर भी आपको एक रिवीज़न करना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, जिससे एक कनेक्शन बना रहता है, ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जैकोबियन एज का जो मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिए और जितनी अदर वीडियोज़ हैं मेरी, तो उसको देख लीजिए। ये यूजीसी नेट के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसमें एकदम पॉइंटर वाइज़ मैं डिस्कस करूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पूछे गए हैं, उन्हीं को। और इसके अलावा मैं बहुत अच्छे से आपको इस एज को समझा भी दूँगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जो कि है करल तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जो कि है कैरोलाइन एज पे, ठीक है? ओके, सो हम कैरोलाइन एज को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम जैकोबियन एज पे अगर जाएँ तो हमने देखा था कि जैकोबियन एज जो है वो आपका 1603 से स्टार्ट हुआ था और 1625 में ये जो है वो एंड हो गया था। इससे पहले क्वीन एलिज़ाबेथ हमारी थी, इसके बाद जेम्स फर्स्ट आते हैं और हमारा जैकोबियन एज स्टार्ट होता है। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डार्कर थीम जो है वो यूज़ किए जा रहे थे लिटरेचर में, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली और आपका जो है रिलीजियस एस्पेक्ट पे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे आपके। इंग्लैंड में बहुत सारे ग्रुप बन गए थे, रिलीजियस बहुत सारे जो है वो ग्रुप बन गए थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो करप्शन और एम्बिशन और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही थी हमारे लिटरेचर के अंदर। तो कहीं न कहीं हमारा जो लिटरेचर है जैकोबियन एज का, वो बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को और ह्यूमन नेचर को डिस्कस करता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं अपने कैरोलाइन एज की। तो ये एज हमारा जो है उसका टाइमलाइन है 1625 से 1649 तक। अब देखिए जैकोबियन एज जो था, जहाँ पे जेम्स फर्स्ट आए थे, वो 1603 से 1625 तक आते हैं। इसके बाद हमारे जो है आते हैं चार्ल्स फर्स्ट, जिनके नाम पे जो है वो कैरोलस यानी कि कैरोलियन एज जो है या कैरोलाइन एज जो है वो रखा गया है, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि जब चार्ल्स फर्स्ट आए तो आपका जो है वो कैरोलाइन एज जो है वो स्टार्ट हुआ और इस टाइम पे जो डायनेस्टी चल रही थी उसका नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी, ठीक है? तो जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो जेम्स फर्स्ट के बाद आए, 1625 में आए, 1649 तक रहे और इसके टाइम पे जो डायनेस्टी चल रही थी चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे उसका नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी, ठीक है? तो आपको इतनी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई कैरोलाइन एज इम्पोर्टेंट, क्यों कैरोलाइन एज इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा था कि एलिजाबेथन एज जो है वो आपका स्टार्ट होता है और उस टाइम पे इंग्लिश रेनेसां अपने पीक पे होता है, एकदम ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और सारे जो भी ग्रोथ हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर में, वो एलिजाबेथन के एरा में बहुत ज़्यादा होता है लिटरेचर के अंदर, चाहे वो प्रोज हो, पोइट्री हो या फिर आपका ड्रामा हो, ठीक है? और आपके शेक्सपियर का एज भी माना जाता है उस एज को। इसके बाद हम आते हैं आपके जैकोबियन एरा में। तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा-सा लिटरेचर जो है वो बहुत डार्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? और ह्यूमनिज़्म भी कहीं न कहीं डिक्लाइन हो रही थी सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकली जो है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई थी, रिलीजियस जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स बन गए थे जैकोबियन एरा में। तो जो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई थी, उसकी वजह से हमारा जैकोबियन एरा भी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था। तो वो हमारा आपका सेकंड जो है वो फ़ेज़ है इंग्लिश रेनेसां का। पर कैरोलाइन एज जो है वो लास्ट फ़ेज़ है आपके इंग्लिश रेनेसां का, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि 3 फ़ेजेज़ थे जिसमें से एलिज़ाबेथन जो कि पीक एरा था इंग्लिश रेनेसां का, जैकोबियन जो कि आपका जो है वो डार्क और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एरा माना जाता है इंग्लिश रेनेसां का। इसके अलावा आपका जो लास्ट फ़ेज़ है वो है कैरोलाइन एरा, ठीक है? तो इंग्लिश रेनेसां का ये लास्ट फ़ेज़ है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पीक ऑफ मेटाफिज़िकल एंड क्लेवियर पोएट्री, ठीक है? तो क्लेवियर पोएट्स और जो है मेटाफिज़िकल पोएट्स इस टाइम पे जो है अपने पीक पे थे, यानी हमने देखा था ना मेटाफिज़िकल पोएट्स जो है वो जैकोबियन एरा में बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं न कहीं आपके जो है वो ग्रोथ
जो है उनका स्टार्ट हो गया था मेटाफिजिकल पोइट्स का। पर इस एरा में जो है वो कैलिवियर पोइट्स भी आ जाते हैं। तो 2 तरीके की पोइट्री या पोइट्स जो है इस टाइम पे थे और 2 तरीके के ग्रुप थे। एक थे मेटाफिजिकल पोइट्स का जो ग्रुप था जो कि जैकोबियन एरा में स्टार्ट हुआ था और इस टाइम पे अपने पीक पे था, और इसके अलावा इस एरा में आपके कैलिवियर पोइट्स आते हैं जो कि आपके चार्ल्स को जो है वो फेवर करते हैं, उनको जो है वो पसंद करते हैं और उनके लिए पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। और बाकी मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो अपना जो भी उनका स्टाइल है उसमें तो वो लिख ही रहे थे, पर कैलिवियर पोइट्स जो थे वो सारे जो है वो कहीं न कहीं चार्ल्स फर्स्ट के लिए जो है वो पोइट्री लिखते थे और ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल और उनको फेवर करते हुए पोइट्री लिखते थे। तो ये 2 ग्रुप थे जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे थे, ठीक है, कैरोलाइन एज पे। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि लिटरेचर में अब इस टाइम पे पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया जाता है, यानी किंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, मोनार्क में चल रहा है, उसमें और रिलीजियस जो चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी के अंदर, उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया इस टाइम के लिटरेचर के अंदर। यानी इससे हमें कहीं न कहीं पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम की सोसाइटी में चल रहे थे, तभी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था वो लिटरेचर के अंदर। Public theatres declined and were finally closed by Puritan age in the ईयर 1642, ठीक है। तो जो पुरिटन्स का एज था, तो उस एज में आने के बाद हमारा 1642 में पूरी तरीके से जो आपका थिएटर है वो बंद होता है, पर थिएटर का डिक्लाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, कैरोलाइन एज से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पुरिटन्स एज जो आता है या कॉमनवेल्थ जो एज है, उस टाइम पे आपका जो है वो 1642 में पूरी तरीके से आपका जो है वो थिएटर सारे क्लोज कर दिए जाते हैं, बट डिक्लाइन यहाँ से कैरोलाइन एज से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो पीक पे था थिएटर और जो ड्रामा और इन सारी चीज़ों के लिए आपका रेनेसा, इंग्लिश रेनेसा जाना जाता था, यहाँ पर आते-आते थर्ड फेज़ में वो जो है लास्ट फेज़ में डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। और 1642 में एंड हो जाता है, आपके सारे जो पब्लिक थिएटर्स हैं उनको बंद करवा दिया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि पब्लिक थिएटर्स को बंद कब करवा दिया जाता है, तो 1642 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इससे पहले पब्लिक थिएटर स्टार्ट कब हुआ था, एलिज़ाबेथन टाइम पे स्टार्ट हुआ था लंदन में, ठीक, तो ये याद रखना है। तो ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो आपको याद रखनी है कि कैसे हम थिएटर्स का डिक्लाइन हो रहा है, ड्रामास का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा जिसकी वजह से कैरोलाइन एज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सर्व्ड एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द रेनेसा लिटरेचर टू द पुरिटन कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन की तरह काम करता है, ठीक है। ये कैरोलाइन एरा जो है वो एक ट्रांजिशन का काम करता है, जहाँ पूरी तरीके से रेनेसा लिटरेचर खत्म हो जाएगा और हम एक नए पीरियड में एक नए माइंड थॉट और एक नए लिटरेचर के जो है वो थीम और सारे पर्सपेक्टिव को देखेंगे पुरिटन और जो है कॉमनवेल्थ एरा में। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रेनेसा का जो एक कोर था ना वो खत्म हो जाएगा कैरोलाइन एज के बाद, और आपका पुरिटन और कॉमनवेल्थ एरा में नए जो है वो आपके थीम्स लिटरेचर में आइडियाज़ जो है वो इमर्ज्ड हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन की तरह भी कैरोलाइन एज जो है वो काम करता है। तो आपको अब मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहला पॉइंट कि इसमें जो है वो आपका ये लास्ट फेज है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पीक था इस टाइम पे आपके मेटाफिजिकल पोएट्स का और कैलिवियर पोएट्स का, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स वेट, कंसीट्स, इन सब का पैराडॉक्स वगैरह का यूज़ करके अपनी पोएट्री को लिखते थे। और आपके जो दूसरे थे वो थे कैलिवियर, जो कि आपके चार्ल्स जो थे इस टाइम पे, जो इस टाइम पे किंग थे इंग्लैंड के, उनको फेवर करते हुए पोएट्री लिखते थे। तो ये 2 जो है वो ग्रुप थे। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल जो सोसाइटी में चल रहा था वो लिटरेचर में देखने को मिलता है। पब्लिक थिएटर कहीं न कहीं कैरोलाइन एज में डिक्लाइन हो जाते हैं पूरी तरीके से, और जब हमारा जो है आता है कॉमनवेल्थ एरा तो ये पूरी तरीके से बंद ही हो जाता है 1642 में। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये ट्रांजिशन की तरह काम करता है, जहाँ पे रेनेसा लिटरेचर आइडियाज़ पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाएँगे और पुरिटन और कॉमनवेल्थ पीरियड में एक नए आइडियाज़ और नई जो है वो लिटरेचर का थीम वगैरह, स्टाइल वगैरह इमर्ज्ड होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा हमारे कैरोलाइन एज का, ठीक है। हमने देखा जैकोबियन एज का, हमने देखा एलिज़ाबेथन एज का, तो अब कैरोलाइन एज का क्या रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चार्ल्स फर्स्ट आपका बिकम द किंग इन 1625, तो 1625 का टाइम आता है और आपके चार्ल्स फर्स्ट जो है वो बनते हैं आपके किंग इंग्लैंड के 1625 में। और इससे पहले थे कौन, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड पार्लियामेंट, ठीक है। किंग और पार्लियामेंट के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। और वहीं पर अब एक और चीज़ भी स्टार्ट हो गई, जहाँ पे किंग और पार्लियामेंट जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेन और जो किंग है हमारा, उसके बीच में भी जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे रिलीजियस लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसके अलावा किंग और पार्लियामेंट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है।
पिटीशन ऑफ राइट, ठीक है, पिटीशन ऑफ राइट आता है जिसको 1628 में जो लाया जाता है, जिसमें आपका लिमिटेशन लगाया जाता है रॉयल पावर्स पे, ठीक है। तो आपका ये राइट आता है जिसको 1628 में लेकर आते हैं और इसमें जो है वो रॉयल जो राइट्स हैं उन पे कहीं न कहीं पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, एक जो है वो लिमिट लगाती है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल रूल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, अब यहाँ से पर्सनल रूल स्टार्ट होता है। जब ये पिटीशन ऑफ राइट आता है ना 1628 में, तो यहाँ पर चार्ल्स फर्स्ट जो है वो अपना एक तरीके से डिक्टेटरशिप कह लीजिए या पर्सनल रूल स्टार्ट कर देता है और वो रूल कब तक करता है 1629 से लेके 1640 तक। इस एज में कैरोलाइन एज में आपको बहुत सारी चीज़ें डेट्स याद रखनी होंगी। सबसे पहला ये एज का डेट जो कि है हमारा 1603 से 1625 से लेके 1600 आपका 40 तक। ये पूरा एज है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे आए और इसके बाद यहाँ से लेकर चार्ल्स फर्स्ट ने 40 तक जो है वो यहाँ पे रूल किया। अब इसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका 42 में जो है वो अभी इसके बाद जो है वो आपका कैसे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो इसके अलावा कैसे आपके थिएटर क्लोज हो जाएंगे वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1629 से 1640 तक इसने पर्सनल रूल किया। जब पार्लियामेंट और किंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये पिटीशन आया जो कि 1628 में लाया जाता है, जहाँ पर रॉयल कोर्ट के ऊपर पावर लगा दी जाती है, लिमिटेशन लगा दी जाती है उसके पावर्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स फर्स्ट आया 25 में, इसके अलावा किंग और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से एक पिटीशन आती है जिसको लाया जाता है 1628 में और यहाँ पर लिमिटेशन लगाई जाती है रॉयल पावर्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका फोर्थ पॉइंट है कि पर्सनल रूल स्टार्ट कर देते हैं अब, ठीक है। 28 में जब ये पिटीशन आता है तो चार्ल्स फर्स्ट अपना पर्सनल रूल स्टार्ट कर देते हैं 1628 में और वो रहता है आपका 1640 तक, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है कि इंग्लिश सिविल वॉर बिगन, ठीक है। अब इसके बाद जब इतना पर्सनल रूल आ गया है आपके चार्ल्स फर्स्ट का, वो पर्सनली रूल कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कह लीजिए या पर्सनल रूल को जो भी आप कह लीजिए, ये स्टार्ट कर दिया ना आपके चार्ल्स फर्स्ट ने। तो अब जब चार्ल्स फर्स्ट ने ये स्टार्ट कर दिया तो लोगों के बीच में ही जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे और जो अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उन दोनों के बीच में जो है वो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, यानी कि सिविल वॉर, यानी लोगों का ही एक दूसरे से जो है वो लड़ना स्टार्ट हो गया था। कब? 1642 में। और 1642 में ही एक और इवेंट होता है जहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो सारे थिएटर्स जो थे पब्लिक उसको जो है वो बंद करवा दिया जाता है। यानी चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे जो डिक्लाइन हुआ था पुरिटन एज के आने के बाद, कॉमनवेल्थ एज के आने के बाद 42 में बिल्कुल पूरी तरीके से इसको बंद करवा दिया गया, ठीक है, आपके पब्लिक थिएटर को। क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट तो पब्लिक थिएटर और इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं था, पर आने वाले कॉमनवेल्थ जो एरा में जो लोग आने वाले हैं, पुरिटन एरा में जो लोग आने वाले हैं, किंग आने वाले हैं, उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है थिएटर से और जो है वो ड्रामा और एंटरटेनमेंट से, तो इसीलिए वो थिएटर्स को 42 में क्लोज करा देते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649। अब 1649 का टाइम आता है और चार्ल्स फर्स्ट को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और 1625 से 1649 तक आपका कैरोलाइन एज रहता है और फिर इसके बाद जो है इसका एंड हो जाता है। चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं तो यहाँ से एंड हो जाता है आपका जो आपका एज है ये कैरोलाइन एज, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद स्टार्ट होगा आपका ये वाला एज पुरिटन या कॉमनवेल्थ एज स्टार्ट होगा, ठीक है। लिटरेरी स्पिरिट क्या है इस एज की, यानी किस टाइप का जो है वो लिटरेचर कैरोलाइन एज में हो रहा था। हमने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था, अब हम अपने लिटरेचर पे आते हैं। हमने देख लिया ना कि क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुए। सबसे पहले आपका जो है वो इनका 1625 में आना चार्ल्स का, इसके बाद चार्ल्स के आने के बाद 2 मेटाफिजिकल पोइट्स और वो आपका क्लेवियर पोइट्स लिख रहे थे वो देखा। फिर 40 आपका जो है कैसे इन्होंने जो है पर्सनल रूल स्टार्ट कर दिया 1629 में, 40 तक वो रूल रहा, फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद इनको 49 में एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, मार दिया जाता है और आपका कॉमनवेल्थ एरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैरोलाइन एज का डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि इस टाइम पे कैरोलाइन एज में आपके लिटरेचर में क्या चल रहा था। तो द लिटरेचर ऑफ दिस एज वाज रिफ्लेक्टेड, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब देखिए कितना कुछ चल रहा है पार्लियामेंट के बीच में और इन सब चीज़ों के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो लिटरेचर में वही सारी चीज़ें दिखाई गई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो सोसाइटी में चल रही थी, चार्ल्स जो कर रहे थे और पार्लियामेंट और इन सब चीज़ों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके लिटरेरी टेक्स्ट में भी दिखाया गया है, लिटरेचर में भी इस टाइम के दिखाया गया है। रिलीजियस डिवोशन दिखाया गया है, भगवान और जो भी गॉड हैं
जो भी चीज़ें हैं रिलीजियस, जो भी आपके बिलीफ्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिवोशन लोगों का दिखाया गया, ठीक है? क्योंकि मेटाफिज़िकल्स लिख रहे थे और मेटाफिज़िकल पोएट्स जो है वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिलॉसफिकल चीज़ें लिखते थे, तो कहीं न कहीं इतना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होने की वज़ह से भी मेटाफिज़िकल की जो पोएट्रीज़ हैं, उसमें रिलीजियस डिवोशन देखा गया है, तो ये एक चीज़ है, ठीक है? इसी की वज़ह से रिलीजियस डिवोशन इस टाइम के लिटरेचर में देखा जाता है, इतना सारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होने के बाद भी। इसके बाद आपका आता है कोर्टली रिफाइनमेंट, ठीक है? कोर्टली रिफाइनमेंट यानी जितनी भी कोर्टली जो भी कोर्ट में और जो भी पार्लियामेंट में चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें दिखाई गई। लॉयल्टी दिखाया गया टू द मोनार्क, ठीक है? मोनार्क की तरफ जो लॉयल्टी थी लोगों की, वो दिखाया गया इतना सब कुछ होने के बाद भी। मेडिटेशन ऑन लाइफ, डेथ एंड फेथ, मेडिटेशन दिखाया गया आपका लाइफ, डेथ एंड फेथ में। इसके अलावा ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑप्टिमिस्टिक टू द पुरिटन सीरियसनेस, ठीक है? तो अब यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे इसके अलावा ट्रांजिशन दिखाया गया कैसे रेनेसां ऑप्टिमिस्टिक से आपका पुरिटन सीरियसनेस तक, ठीक है? तो पुरिटन्स जो थे, कॉमनवेल्थ के जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे और कैसे जो है रेनेसां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो इसका एक ट्रांजिशन हुआ, ठीक है? कैसे ये रेनेसां से हम पुरिटन सीरियसनेस तक गए, ठीक है? या कॉमनवेल्थ एज में क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई, उसका एक ट्रांजिशन माना जाता है। ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं हमारे लिटरेचर में। अब हम बात करेंगे मेजर थीम्स की। अब इस एरा में ये तो हमने देख लिया कि लिटरेरी स्पिरिट क्या था, यानी किन चीज़ों पर बात हो रही थी लिटरेचर में। ओके, सो इसके बाद आपका जो है आपका हमने देखा पहले कि अभी तक हमने देखा कि क्या स्पिरिट था इस एज का, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें चल रही थीं और किस तरीके से लिटरेचर फॉर्म हो रहा था इस एज में। अब हम देखेंगे मेजर थीम वर्क के अंदर। तो आपका दिखाया जाएगा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन लव को, ह्यूमन मोर्टलिटी को, इसके अलावा आपका जो है वो लॉयल्टी को, ऑनर को, इसके अलावा आपका ब्यूटी, फ्रेंडशिप को, लव, प्लेज़र, ये सब दिखाया जाएगा। मेटाफिजिकल पोइट्स दिखाएँगे इसको, इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया जाएगा, इसके अलावा फेथ एंड साल्वेशन को भी आपके वर्क में दिखाया जाएगा, वैनिटी ऑफ अ वर्ल्डली लाइफ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके इस टाइम के जो लिटरेचर था उसका मेजर थीम था। अब हम बात करेंगे थिएटर इन कैरोलाइन एज। हमने पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि थिएटर कैसे जो है क्या था। अब हम देखेंगे कि वो डिक्लाइन हुआ, ये हमने देखा, पर इस टाइम पे क्योंकि अभी हम क्या हैं लास्ट फेज़ में हैं आपके जो है रेनेसां के और इंग्लिश रेनेसां के, और आपका जो है वो जैकोबियन पीरियड में तो भैया अच्छे से चल रहा था लिटरेचर और बढ़िया ड्रामा चल रहा था, तो थिएटर भी अच्छा चल रहा था। इससे पहले एलिज़ाबेथन एज में तो पीक पे था थिएटर। तो अब इस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो है वो आपका बंद हो गया था थिएटर, और कैसे डिक्लाइन हो रहा था थिएटर कैरोलाइन एज में, हम उसको देखेंगे क्योंकि ड्रामा और थिएटर का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रहा है हमारे पूरे जो है वो रेनेसां और एलिज़ाबेथन से लेकर कैरोलाइन एज तक। तो हम ये ज़रूर देखेंगे ना आपकी लास्ट में कि कैसे भाई आते हुए टाइम में 42 में 1642 में कैसे ये पूरी तरीके से बंद हो गया? क्या चीज़ें हुई, क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? तो ये देखेंगे। थिएटर इन द कैरोलाइन एज, तो कैरोलाइन एज लास्ट फेज़ है, तो यहाँ पर थिएटर का क्या था जो है वो इम्पोर्टेंस वो देखेंगे। व्हाई इम्पोर्टेंट, ठीक है? थिएटर क्यों इम्पोर्टेंट था इस एज में भी। अब देखेंगे कि थिएटर कंटिन्यू ब्रीफ बट डिक्लाइन बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब ये देखो यहाँ पे अच्छे प्लेज़ लिखे जा रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था लिटरेचर में, अच्छे ड्रामाज़ इस टाइम पे भी लिखे गए हैं। पर कहीं न कहीं जो डिक्लाइन हो रहा था ना पॉलिटिकली, जो अनरेस्ट था पूरी तरीके से इंग्लैंड चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे, उसकी वज़ह से थिएटर जो है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगा था। ये एक रीज़न बना था, वरना वर्क अच्छे और जो है ड्रामाज़ अच्छे लिखे जा रहे थे इस एज में भी। पर ये क्या है कि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा अनरेस्ट था, चार्ल्स फर्स्ट का आना और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल हो जाना इंग्लैंड का, तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से जो है वो डिक्लाइन हो गया। थिएटर पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थिएटर या ड्रामा या आर्ट या कुछ भी है वो तभी जो है फ्लरिश करेगा जब पॉलिटिकली भी स्टेबल होगा कोई कंट्री। तो यहाँ पे क्या देखा ना हम लोगों ने पहले ही पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि कैसे एक अपना पर्सनल रोल स्टार्ट कर दिया, कैसे वो पिटीशन आया और कैसे पार्लियामेंट और इन दोनों के बीच में किंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये सब चीज़ों की वज़ह से अच्छे ड्रामाज़ होने के बाद भी थिएटर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया, ठीक है? फीचर्स क्या थे इस टाइम पे? तो आपका लेविश कोर्ट, एंटरटेनमेंट, मॉस्क्यूज़ लिखे जा रहे थे, रिमेन्ड पॉपुलर। इस टाइम पे जो है मॉस्क्यूज़ लिखे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इसी से होता था, और बेन जॉनसन जो है ऐसे जो है वो वर्क लिखते थे। इंक्रीजिंग सेंसरशिप एंड आपका जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर। अब इसकी वज़ह से अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंसरशिप लगाना और पॉलिटिकल जो है वो प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वज़ह से जो है वो थिएटर कहीं न कहीं धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रहा था। लोग जो है वो ड्रामा लिखना बंद कर रहे थे और पोएट्री पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इतना सारी चीज़ें होने के बाद ड्रामा लिखना उन्होंने सही नहीं समझा, और ड्रामा अच्छे जो लिखे गए वो नहीं, पर उसके अलावा ज़्यादातर लोगों ने फिर पोएट्री पे शिफ्ट कर लिया था, ठीक है? जैसे मेटाफिज़िकल पोएट, क्लेवर पोएट्स ये ज़्यादा लिख रहे थे और ड्रामाज़ धीरे-धीरे कहीं न कहीं कम हो गए थे इन सब रीज़न की वज़ह से। फ्यूअर ग्रेटर प्लेज़ देन द एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड। यहाँ पे बहुत कम प्ले लिखे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे प्लेज़ जो है वो डिक्लाइन हो गए थे लिखना। और पोएट्री मेटाफिज़िकल पोएट्स और आपका जो क्लेवर पोएट्स हैं वो पोएट्री ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे लिखने पे, ठीक है? इसके अलावा पब्लिक थिएटर ऑफ़िशियली बंद हो जाता है, हमने देखा ही जब कॉमनवेल्थ एरा आएगा, जब पार्लियामेंट
पार्लियामेंट का एरा आएगा तो पूरी तरीके से जो है 1642 में बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ल्स और पार्लियामेंट के बीच में ही लड़ाई चल रही है ना, तो पार्लियामेंट जीतेगी और फिर थिएटर को पूरी तरीके से बंद करवा देगी। ठीक, तो ये और कई सारे सेंसरशिप लगाने के लिए और पॉलिटिकल प्रेशर वैसे भी आ रहा था इस एज में भी कि थिएटर को बंद करवाया जाए, पर पूरी तरीके से बंद तब तक तो नहीं होगा जब तक चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं, इसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा ना कि क्यों थिएटर इंपॉर्टेंट रहा इस एज में भी और कैसे वो डिक्लाइन हो गया। ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से थिएटर डिक्लाइन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो इसमें मेजर 2 ग्रुप्स थे। हमने बताया ना कि ड्रामा कम लिख रहे थे और पोएट्री ज़्यादा लिख रहे थे, तो 2 मेजर ग्रुप्स थे जो बहुत ज़्यादा पोएट्री लिख रहे थे। एक थे आपके क्लेवियर, मेटाफिज़िकल्स को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि किस थीम में लिख रहे थे, कैसा लिख रहे थे, वो हमने आपका जो है वो जैकोबियन पीरियड में अच्छे से बता दिया, क्योंकि वो उसी टाइम से लिखना स्टार्ट करते हैं, उनका ग्रोथ आपका जैकोबियन एज से ही स्टार्ट हो जाता है। और मेटाफिज़िकल्स लिख जो है वो आपके कैरोलाइन एज तक रहे थे, पर आपका जैकोबियन एज में ही उनका जो है मेटाफिज़िकल्स का ग्रुप जो है वो बहुत फेमस था। ठीक है, पर यहाँ पर क्लेवियर पोएट आते हैं तो हम इनका डिस्कस कर लेते हैं मेटाफिज़िकल्स के बाद। मेटाफिज़िकल्स तो आपको पता है विट, कंसीट्स का यूज़ करते थे, पैराडॉक्स का यूज़ करते थे, ठीक है? इसके अलावा आर्गुमेंट जो है वो अपने पोएट्री में यूज़ करते थे। तो हमने ये देखा। अब जो क्लेवियर पोएट्स थे ना, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्या ये थीम था इनका लिखने का, वो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे क्लेवियर पोएट्स के, जो कि आपके कैरोलाइन एज में थे। तो पहले तो ये लॉयल थे आपके चार्ल्स फर्स्ट के, इसीलिए इनको क्लेवियर पोएट्स कहा जाता है, ठीक है? मेटाफिज़िकल पोएट्स आपके रिलीजियस, फिलॉसफिकल, ठीक है, हर तरीके के वर्क को लिखते थे, पर क्लेवियर पोएट्स ज़्यादातर लॉयल थे आपके चार्ल्स फर्स्ट के, और ये इन्हीं के लिए जो है पोएट्री लिखा करते थे। सेलिब्रेट करते थे लव को, ब्यूटी को, फ्रेंडशिप को एंड ऑनर करते थे आपके का जो है कार्पे डेम, सीज द डे, यानी कि प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को कैसे एंजॉय करना, इन सब चीज़ों पे फोकस करके ये पोएट्री लिखा करते थे, ठीक है? इसके अलावा मेजर इसके पोएट्स थे आपके रॉबर्ट थे, इसके अलावा आपके जो है वो थॉमस कैरियो थे, इसके अलावा आपका जॉन सकलिंग थे, इसके अलावा आपका रिचर्ड लवलेस थे, ठीक है? तो ये सारे जो है वो आपके मेजर क्लेवियर पोएट्स थे, और हमने मेटाफिज़िकल पोएट्स को भी डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे मेटाफिज़िकल पोएट्स की, तो हमें पता ही है मेटाफिज़िकल पोएट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। मेटाफिज़िकल पोएट्स जो कि जॉन डन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, इसके अलावा एंड्रयू मार्वल थे जो विट, कंसीट्स, इसके अलावा पैराडॉक्स और आर्गुमेंटेशन का यूज़ करते थे, ठीक है? इसके अलावा रिलीजियस एंड फिलॉसफिकल थीम्स को जो है वो जो है वो क्या करते थे, ब्लेंड करते थे, और थॉट और इमोशन को भी ब्लेंड करके लिखते थे। इसके अलावा डायरेक्ट लैंग्वेज ये यूज़ करते थे, ठीक है? का। अब हम बात करेंगे लास्ट में कि कैसे किस-किस चीज़ ने जो है वो कैरोलाइन एज में जो है वो कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से कैरोलाइन एज भी इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। तो मेटाफिज़िकल पोएट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पोएट्री लिखी, और अपनी मैच्योरिटी जो मैच्योर प्लेस जो पोएट्रीज़ थी सॉरी, वो इन्होंने इसी टाइम पे लिखी मेटाफिज़िकल पोएट्स ने। क्लेवियर पोएट्स जो भी फ्लरिश हुए इस टाइम पे, जो चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखते थे, ठीक है? इसके अलावा जो है कार्पे डिएम जो है उनका मेन थीम था। इसके अलावा डिवोशनल पोएट्री अटेंड ग्रेटर जो है वो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, तो आपका ग्रेट जो डिवोशनल पोइट्री थी, ओके, जो डिवोशनल पोइट्री थी इस टाइम पे वो अटेंड करती है आपका ग्रेटर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को इस टाइम पे, मतलब डिवोशनल पोइट्री बहुत ज़्यादा अपने पीक पे थी, और क्लेवियर पोइट्स और मेटाफिज़िकल पोइट्स दोनों इस पे लिखना पसंद करते थे। प्रिपेयर द वे ऑफ द पुरिटन एंड रेस्टोरेशन लिटरेचर, इसके बाद आपका जो है कहीं न कहीं लिटरेचर का डिक्लाइन होना और ये सब चीज़ों का एक वे बनाता है पुरिटन और रेस्टोरेशन एज की तरफ। इसके अलावा प्रोड्यूस द अर्लियर मास्टरपीस ऑफ जॉन मिल्टन, ठीक है? इसके अलावा पुरिटन एज आएगा जहाँ पे अर्लियर टाइम पे ही आपके जो है वो जॉन मिल्टन ने यहाँ पे कैरोलाइन एज से लिखना स्टार्ट कर दिया था, और अपना पीस जो है वो क्रिएट करेंगे वो स्टार्टिंग में ही आपके कॉमनवेल्थ और रेस्टोरेशन एज जो आने वाला है उससे पहले जो कॉमनवेल्थ और पुरिटन एज आने वाला है उस टाइम पे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इस टाइम पे अर्लियर जो है वो मास्टरपीस आपके जॉन डन लिख रहे थे, मेटाफिज़िकल जो है वो अपनी मैच्योरिटी की जितने पोएट्री थी वो लिख रहे थे, क्लेवियर पोएट्स भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के लिए लिखा, डिवोशनल पोएट्री अपने एकदम आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पे था, ठीक है? ग्रेटर जो है वो पीक पे था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये हमारा जो है वो लास्ट वीडियो था जहाँ पे हमने तीनों अपने एलिज़ाबेथन के फेजेस को डिस्कस कर लिया, जो कि था सबसे पहले एलिज़ाबेथन एज, इसके अलावा आपका जैकोबियन एज, इसके बाद आपका कैरोलाइन एज। तो ये तीनों फेज़ हैं आपके रेनेसा के ही, इंग्लिश रेनेसा के ही, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाला जो एज है वो है कॉमनवेल्थ एज, और जिसको हम लोग पुरिटन एज भी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हमारी ये सीरीज़ है, तो आप सारी सीरीज़ को देखते आइए, और इसके बाद आप एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो अच्छे से समझ आए। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके बाद जो है वो पोस्ट कर देती हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं इन सारे पॉइंटर्स को। मैंने जो बताया है अगर आप पीडीएफ लेके रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।